हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th का MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 8। तो ये क्लास 12th का जो हमने MCQ सीरीज चला रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सीरीज या बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला सीरीज, उसमें 8वां लेक्चर है। इसका मतलब हम 8वें चैप्टर पर आ चुके हैं और आज 8वें चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, लगभग 40 क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं। 40 क्वेश्चन हैं और 40 के 40 सुपर डुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर एक हालत में। या तो वो बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में मिलेगा, या अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में मिलेगा, या फिर वो अभिक्रिया पूर्ण करो के रूप में मिलेगा, या क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करो, अंत परिवर्तन, इनमें से किसी भी रूप में, नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है। पर यह बात बिल्कुल कंफर्म है कि आज के इस लेक्चर में से कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है MCQ सीरीज। और इस MCQ सीरीज के हर एक लेक्चर को आपको जरूर देखना चाहिए यदि आपको बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज हमारे पास जो 8वां लेक्चर है, 8वां यूनिट है, उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको पता है एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड होता है जिसमें एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है CHO ग्रुप, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। और कीटोन किसे कहते हैं? कीटोन कहते हैं जब एक एल्काइल ग्रुप, उसके साथ CO ग्रुप और दूसरी तरफ भी कोई एल्काइल ग्रुप हो। अब ये एल्काइल ग्रुप के अलावा एराइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे ArCOAr, ये भी क्या होता है? कीटोन होता है। इसी तरीके से यहाँ R के जगह एराइल ग्रुप भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप के जगह, तो इसे भी हम एल्डिहाइड कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? जब किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर जुड़ा हो COOH ग्रुप, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर एराइल ग्रुप के ऊपर जुड़ा हुआ हो COOH ग्रुप। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में COOH ग्रुप होता है, उन कार्बनिक यौगिकों को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। और ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, ये एल्डिहाइड और कीटोन, इन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक। तो इन्हें कुल मिलाकर हम कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यूनिट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कार्बोनिल यौगिक है। अब आपको पता है कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है या तो कोई एल्डिहाइड हो या तो कोई कीटोन हो। तो कार्बोनिल यौगिक कौन सा है? यदि आप इसमें देखो, पहला कंपाउंड है RCOOH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड RCONH2, ये एमाइड है। तीसरा RCOCl, ये एल्केनोइल क्लोराइड है, जिसे आप एसिड क्लोराइड भी कहते हो। और यह है RCOR, यानी ये कीटोन है। और एल्डिहाइड और कीटोन ही क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो सही उत्तर हमारा D है, ये एक कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आप मुझे लास्ट में बता सकते हो कि आपके 41 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप बता सकते हो मुझे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है C+O की आबंध लंबाई C+C की आबंध लंबाई की तुलना में होती है। भाई एक बॉन्ड तो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इन्होंने पूछा है कि इस वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में छोटा होगा या बड़ा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा या बराबर होगा। यदि आप यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर देखते हो, तो यहाँ विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज हायर। यहाँ ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है कार्बन और ऑक्सीजन में। आपको पता है कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है ज्यादा। जबकि यहाँ दोनों तत्व क्या हैं? कार्बन ही हैं। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर 0 है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व के परमाणु हैं कार्बन के। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा होगा ना बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड की लेंथ कम होगी और उस डबल बॉन्ड की लेंथ होगी ज़्यादा।
तो CO वाला जो डबल बॉन्ड है उसकी लंबाई C डबल बॉन्ड C की लंबाई से क्या होगी, कम। तो कम देखो कौन सा उत्तर है, कम है ये B। तो सही उत्तर हमारा B है। पता चल गया क्यों है कम, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। मध्यावयवता पाई जाती है, भाई मध्यावयवता पाई जाती है। मध्यावयवता आपको पता है ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह है ना वो बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह हो, यानी इधर भी कार्बन परमाणु हो इधर भी। तो इनमें से हमें वो यौगिक छांटना है जिसमें क्रियात्मक समूह कोई ऐसा उपस्थित हो जो बीच में आता हो, बीच में आने वाला कार्बन परमाणुओं के बीच में। जैसे ब्यूटेनल है, आपको पता है ब्यूटेनल क्या होगा, 4 कार्बन होंगे, एल्काइल ग्रुप होगा 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, और उसके साथ जुड़ा होगा CHO ग्रुप। ब्यूटेनल तो एल्डिहाइड है, अब CHO ग्रुप बीच में तो नहीं आता है तो साइड में जुड़ता है, तो इसमें तो मध्यावयवता मिल ही नहीं सकती। प्रोपेनल, प्रोपेनल में भी आपको ऐसा ही फार्मूला मिलेगा RCHO, इसमें भी CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप तो बीच में नहीं जुड़ता है, तो ये भी मध्यावयवता नहीं दिखाएगा। एथेनल, एथेनल, एथेनल में भी आपको CHO ग्रुप ही मिलेगा, और बेटे एल्डिहाइड में मध्यावयवता नहीं पाई जाती क्योंकि CHO ग्रुप कार्बन परमाणुओं के बीच में एडजस्ट नहीं होता है। CHO ग्रुप होता है साइड में जुड़ा हुआ। जो भी ग्रुप कार्बन परमाणुओं के बीच में अटैच हो सकता है केवल उस ग्रुप वाले यौगिकों में ही मध्यावयवता या मेटामेरिज्म पाई जाती है। इसमें देखो एसीटोन, एसीटोन होता है, पूरा फार्मूला लिख देता हूं। एसीटोन होता है CH3COCH3, ये एसीटोन होता है, ठीक है। एसीटोन की जगह वैसे इन्हें कीटोन देना चाहिए था, कीटोन, ठीक है। कीटोन में मध्यावयवता आपको देखने को मिल सकती है, तो सही उत्तर इसका D है, इन्हें यहाँ कीटोन देना चाहिए था। कुछ बच्चे मेरी बात समझ रहे होंगे कि एसीटोन की जगह कीटोन देते तो ज़्यादा अच्छी बात होती, ठीक है। एसीटोन यहाँ सारी शर्तों को फुलफिल नहीं कर रहा है, पर फिर भी ध्यान रखना कि कीटोन में मध्यावयवता पाई जाती है, एल्डिहाइड में नहीं पाई जाती, क्योंकि कीटोन का जो CO ग्रुप है वो कार्बन परमाणुओं के बीच में एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है RCH2OH, इसका ऑक्सीकरण हमने करा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी प्रबल ऑक्सीकारक है, और इन्होंने कहा RCHO बनेगा। फिर दूसरे तरीके में इन्होंने फिर अल्कोहल लिया, ऊपर भी अल्कोहल था यहाँ भी अल्कोहल है, इसे पिरिडीनियम क्रोमोक्लोराइड से इसका ऑक्सीडेशन करा, जो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, और RCHO यानी एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। ऊपर जो एल्डिहाइड बनाया है वो प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा बनाया है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, और नीचे जो इन्होंने एल्डिहाइड बनाया है वो PCC दुर्बल ऑक्सीकारक की सहायता से अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन किया है। इन्होंने पूछा है कि उपरोक्त दोनों में से एल्डिहाइड के निर्माण की उत्तम विधि है, मतलब दोनों में से कौन सा तरीका, भाई दोनों से बन तो जाएंगे एल्डिहाइड, पर दोनों में से कौन सा तरीका ऐसा है जो एल्डिहाइड बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसका जवाब होगा कि यदि आप ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल करोगे ना, तो ऊपर वाले तरीके में आप देख रहे हैं कि ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये इतने प्रबल ऑक्सीकारक हैं कि यहाँ रिएक्शन नहीं रुकेगी, ये RCHO का फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करके रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये आपको फाइनल प्रोडक्ट RCHO नहीं मिलने का, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो पहला तरीका है ये ज़्यादा बढ़िया तरीका नहीं है। पहले तरीके से अल्कोहल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ मिलेगा, जबकि दूसरे तरीके में हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, जिसकी उपस्थिति में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक ही होगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए यदि आपको केवल एल्डिहाइड तक ही चलना है तो आपके लिए बढ़िया तरीका दूसरा ही है, दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा है एल्डिहाइड बनाने का। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ, बी में ही दे रखा है दूसरा तरीका। यदि एल्डिहाइड बनाना है तो दूसरा तरीका सही है, और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो पहला तरीका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर के अलग अलग स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन उठा रखे हैं प्रीवियस ईयर के।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। क्वेश्चन है CH3CH और इस कार्बन के ऊपर 2 Cl हैं, जलीय KOH के साथ इसका रिएक्शन करा तो A बना। A क्या बनेगा देखो मैं बताता हूँ। ये आपके पास है, यहाँ लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर भी Cl है और इधर भी Cl है, और इन्होंने KOH के साथ रिएक्शन कराया तो Cl 2 हैं तो KOH के भी हमें 2 ही अणु लेने पड़ेंगे। जलीय KOH है, आप लिख सकते हो एक्वस। तो आपको पता है यहाँ से Cl और यहाँ से K, ये निकल जाएगा माइनस का 2 KCl। मेन प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा CH3 और CH3 के साथ CH, और CH के ऊपर इधर भी OH होगा और इधर भी OH होगा दूसरी तरफ भी। हाँ, ये बनेगा जिसका नाम इन्होंने कहा ये A में ये बनेगा। हालांकि आपको पता है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH रुक नहीं सकते, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, सबको पता है, अस्थायी यौगिक है, अनस्टेबल कंपाउंड है। इसमें से बाद में H2O निकलना ही निकलना है। क्या निकलना है? H2O। देखो इन्होंने निकाल दिया H2O, और H2O निकलने के बाद क्या बनेगा? CH3CHO, ये बनेगा, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट CH3CHO, जैसा कि इन्होंने यहाँ बनाया है CH3CHO। कह रहे कि इस रिएक्शन में A बताओ क्या है। A भाई A तो हमने बता ही दिया क्या है, CH3CH, ऊपर भी OH नीचे भी OH। देखो CH3CH ऊपर भी OH नीचे भी OH, तो उत्तर B सही है हमारा। सही उत्तर कौन सा है? B। 5वें का सही उत्तर B। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो MCQ सीरीज है ये पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम के लिए ही है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं इस सीरीज को पूरे को देखकर जब ही बैठना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने वन शॉट क्वेश्चन सीरीज चलाई थी, वन शॉट क्वेश्चन सीरीज भी क्या थी? बोर्ड एग्जाम के लिए थी, क्लास 12th के, और ये MCQ सीरीज भी बोर्ड एग्जाम के लिए ही है, क्लास 12th के। आपको इसे भी बिल्कुल पक्का करके जाना है हर एक लेक्चर को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मल्डिहाइड कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होता है? सबको पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड कमरे के ताप पर होता है गैस अवस्था में। इसे तो आप याद कर लो, फॉर्मल्डिहाइड के भौतिक गुणों में इस बात को सिखाया था कि फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है कार्बोनिल यौगिक प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बोनिल यौगिक कैसी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी दे रखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही, पहला दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी दे रखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन सी दे रखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो कार्बोनिल यौगिकों को जब आप देखोगे ना, कार्बोनिल यौगिकों की खासियत यह है कि इसमें इस तरह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इधर होते हैं एल्काइल ग्रुप, या Hb हो सकता है किसी R के जगह। ठीक है, ये कार्बोनिल यौगिक होते हैं जैसे आपके एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें क्या होता है, यदि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखोगे तो विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा। पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को चले जाते हैं, और ऑक्सीजन की तरफ को जब चले गए तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? तो होगा ये एल्काइल ग्रुप है आपका, ये एल्काइल ग्रुप है, ये दोनों बॉन्ड हैं, ये कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को गए तो ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, पूरे के पूरे पाई दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन एटम के ऊपर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मच हायर देन द कार्बन एटम। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सिर के ऊपर जाके बैठ गए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको पता है कि कार्बन के ऊपर आकर किसी को जुड़ना है, कार्बन के ऊपर जो जुड़ेगा वो नाभिक स्नेही तो होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और नाभिक स्नेही की आदत होती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचना। तो यदि आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, तो वो नाभिक स्नेही सबसे पहले अटैक करके इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। यानी हमें इस बात का पता चला कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वे नाभिक स्नेही को जोड़ते हैं अपने ऊपर। पहले क्यों जोड़ते हैं, रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब
कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। योगात्मक माने जुड़ने वाली। तो सातवें का सही उत्तर ए है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है, कौन सा एल्डिहाइड यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये जो कंपाउंड है ना बेटे यूरोट्रोपिन, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस जिस बच्चे ने सीख लिए तो समझ जाओ उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई बस। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि यूरोट्रोपिन के निर्माण में कौन सा एल्डिहाइड इस्तेमाल होगा। यूरोट्रोपिन बनाना सिखाया था और बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हमें फॉर्मल्डिहाइड की जरूरत पड़ती है। सही उत्तर ए है, इसका ध्यान रखना। अब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। तो हमने HCHO को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2O। देखो HCHO है, 6 अणु तो लिए थे फॉर्मल्डिहाइड के और 4 अणु लिए थे NH3 के। जब फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया का रिएक्शन कराया जाता है ना तो बनता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का फार्मूला था CH2 का होल 6N4, यानी CH2 तो होंगे इसमें 6 और 4 होंगे नाइट्रोजन एटम। ये होता है यूरोट्रोपिन का फार्मूला। ठीक है, और साथ में जल के अणु भी बनेंगे, साथ में 6 जल के अणु बनेंगे। इस रिएक्शन को बिल्कुल पक्का करके जाना है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना ये यूरोट्रोपिन, ये बनाने के लिए एग्जाम में आता है फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड है ये, ध्यान रखना। आप इसे CH2O को ऐसे ही तो लिखते हो HCHO, और फॉर्मल्डिहाइड की संरचना ऐसे ही तो बनाते हो HCH डबल बॉन्ड O। चाहे आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ इतना पूछा था, रिएक्शन तो पूछी नहीं थी, मैंने आपको करके दिखा दी रिएक्शन। इन्होंने तो पूछा था कि कौन सा एल्डिहाइड यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये होता है मिरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन। इस रिएक्शन को ध्यान रखना, मिरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन। अपचयन होता है इसमें, कैसे होता है अभी बता दूंगा। ये हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ है CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब ये एक कीटोन है RCOR। और इसके ऊपर हमने रिएक्शन कराई CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al प्लस CH3 होल ट्वाइस CHOH। तो इसमें क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। और कैसे होगा अपचयन, मैं बता रहा। इसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड, एक H तो इधर जुड़ेगा और एक H जुड़ेगा इधर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो जोड़ते हुए हैं, यहाँ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड OH। अब ढूंढ लो उत्तर, आप ढूंढ लो। देखो ये रहा CH3, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH सिंगल बॉन्ड OH। देखो CH सिंगल बॉन्ड OH, तो सही उत्तर हमारा C है। इन्होंने पूछा था कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा C। भाई जब हमें पता है कि इसका नाम है मिरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ली अपचयन, बार बार बता रहा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में पूछी जाती है। इस रिएक्शन को आप याद कर लेना, मिरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिएक्शन है ये, बार बार बता रहा हूँ, नेम रिएक्शन में एग्जाम में आ सकती है। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, 10वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। मतलब वो कौन सा अभिकर्मक है जिसके साथ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों रिएक्शन कर लेंगे। फेलिंग विलियन के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, शिव अभिकर्मक के साथ भी और टॉलेन अभिकर्मक के साथ भी एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। पर इनमें सिर्फ गर्गनार्ड अभिकर्मक ऐसा है जिसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर 10वें का क्या है, B। ठीक है, फेलिंग विलियन, शिव अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक, इनका इस्तेमाल तो किया जाता है।
एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए, अंतर पता लगाने के लिए। तो ये तीनों तो नहीं रिएक्शन करने के हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करने वाला तो सिर्फ ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दोनों से रिएक्शन मैंने सिखा रखी है आपको, एल्डिहाइड और कीटोन की ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने कहा है निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। भाई कैनिजारो अभिक्रिया वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है और कौन सा नहीं देता। केवल वो एल्डिहाइड रिएक्शन देगा कैनिजारो वाली जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। अब देखो इसमें कहा कि कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, यह बताना है कि कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, और अभी आपको बता दिया कि कैनिजारो रिएक्शन वे देंगे ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। अब इसमें देखो जरा, आप इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, ये HCHO है। HCHO में तो CHO के बराबर में कोई कार्बन ही नहीं है। भाई जब आप HCHO को देखते हो ना, HCH डबल बॉन्ड O, इसमें कार्बन के बराबर में कोई कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो इसका मतलब HCHO तो आपको कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, अब इस कार्बन के बराबर वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन है तो इसके पास ये जो हाइड्रोजन है इन्हें कहा जाएगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो सही उत्तर हमारा अभी तक ये है बी। इसमें देखो इस कार्बन, ये तो मेन कार्बन है, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है? आप कहोगे नहीं सर, तीनों क्लोरीन है। क्लोरीन है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। मेन क्रियात्मक समूह के जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? आप कहोगे नहीं सर, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। भाई इस कार्बन देखो, ये तो CHO है, ये तो है CHO, और इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल हैं, CH3 CH3, ऐसे जोड़ देता हूं कभी कंफ्यूजन हो, और CH3। तो बताओ इस कार्बन के ऊपर, ये वाला जो कार्बन है, क्या इसके ऊपर डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन एटम अटैच है? नहीं, इस कार्बन के पास सीधा कोई हाइड्रोजन एटम नहीं अटैच है, इसलिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। ए भी देगा, सी भी देगा, डी भी देगा। सिर्फ बी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके मुख्य CHO ग्रुप के जस्ट बराबर वाला कार्बन यानी अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में कहा गया है एसीटल डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। भाई एसीटल डिहाइड और एसीटोन में यदि अंतर निकालना है तो उपयुक्त अभिकर्मक मैंने बताए थे आपको, शिफ, फेलिंग और टॉलेन। शिफ अभिकर्मक, फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक, इन तीनों में से कोई तो होगा। देखो हिंसबर्ग, ल्यूकास, इनमें शिफ, ये रहा शिफ अभिकर्मक। ठीक है, यदि शिफ दिया, फेलिंग दिया या टॉलेन दिया तो उनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है विभेद करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब फेलिंग विलियन को वही अपचयित करेगा जिसमें CHO ग्रुप होगा। फेलिंग विलियन को वही अपचयित करेगा जिसमें कौन सा ग्रुप होगा? CHO। मैंने बताया था कि फेलिंग विलियन के साथ एल्डिहाइड ही रिएक्शन करता है, CHO ग्रुप वाला। अब इन्होंने कहा कौन सा अपचयित नहीं करेगा जिसमें CHO ग्रुप नहीं होगा। अब इन्होंने दिया CH3COOH। अब इसमें तो CHO ग्रुप नहीं है, ये तो COOH है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा आपको, ध्यान से देख लो। आपको बताया कि फेलिंग विलियन को वो अपचयित करता है जिसमें कौन सा ग्रुप हो? CHO, और CHO को ऐसे लिखते हैं, देखो CHO ऐसे भी लिख सकते हो आप। जिसमें आपको ये वाला ग्रुप मिल गया ना, वो फेलिंग विलियन को अपचयित कर देगा।
इसमें तो नहीं मिलने का, CH3COOH में तो COOH ग्रुप है, इसमें CHO ग्रुप नहीं है, तो ये अपचयित नहीं कर सकता, ये उत्तर है। अब HCOOH को देखो, अब यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें भी तो COOH ग्रुप है, इसमें भी CHO ग्रुप नहीं है, और जब इसमें CHO ग्रुप नहीं है तो ये तो अपचयित नहीं करेगा, तो ये उत्तर होना चाहिए। अब HCOOH को देखो, HCOOH, लो OH मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखना जरा CHO ग्रुप है क्या इसमें, है इसमें तो CHO, जैसा CHO इसमें है ऐसा ही इसमें भी है। अब आप इस COOH पे ना जाओ, शकल तो इसकी असली ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर CH3COOH में भी होगा इस तरह, CH3COOH में नहीं होगा CHO ग्रुप, ठीक है। देखो CH3COOH, बताओ कहाँ है CHO ग्रुप, इसमें तो CHO ग्रुप नहीं है कहीं। अब आप कहोगे कि सर ये कोई CHO ग्रुप है, देखियो जरा, तो इसका मतलब इसमें तो CHO दिखाई दे रहा है, इसमें भी CHO दिखाई दे रहा है, ये तीनों तो फेलिंग विलयन को अपचयित कर देंगे। पर हमारा जो एसिटिक एसिड है, सिरका है, विनेगर है, CH3COOH, इसमें COOH ग्रुप है, ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आपके ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फॉर्मल्डिहाइड को सूंघने पर होता है, ये तो आपको याद होगा, लैब में भी आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा, जब भी फॉर्मल्डिहाइड को हम सूंघते हैं ना तो आंख व नाक में जलन होती है, इसे सूंघने से आंख व नाक में जलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखना सही चमक रहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा स्पार्कल वाला पेन था जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा। 15 में कहा कड़वे बादाम का तेल के नाम से प्रचलित यौगिक है। भाई कड़वे बादाम का तेल आपको पता होना चाहिए, कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, बेंजल डिहाइड को। इसमें से कड़वे बादाम जैसी स्मेल आती है बेंजल डिहाइड में से, तो उत्तर सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है हमारे पास टोलुइन है, CrO2Cl2 के द्वारा इसका हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन। पहले तो ये कंपाउंड बना बेंजीन रिंग के ऊपर, जहाँ CH3 था वहाँ आ गया CHOCrCl2OH होल ट्वाइस, और फिर इसका जल अपघटन कर दिया तो ये हमारे पास CHO बन गया। इन्होंने पूछा उपरोक्त अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है। इस अभिक्रिया की शकल ध्यान से देख लो सब बच्चे, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इटार्ड। बिल्कुल ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। तो सही उत्तर क्या है, डी। इस रिएक्शन की शकल ध्यान से देख लो सब, कैसे हो रही है रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन में आ सकता है ना इसका क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है ए और बी ने आपस में रिएक्शन करी, थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, ए और बी ने रिएक्शन करी, PdBaSO4 अपचयन होगा, PdBaSO4 से उबलती जाइलिन की उपस्थिति में बना C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। उपरोक्त अभिक्रिया में ए व बी होंगे, ए और बी क्या होंगे, ये पूछा है, ए और बी क्या होंगे, ठीक है। देखो ए और बी क्या होंगे, C6H5COCOH, CHO है ना, C6H5CHO बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड और HCl, ठीक है। देखो बेंजल डिहाइड और HCl, वहीं से ही पता चल जाएगा क्या होगा। मतलब हम किसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएं कि ये बन जाए, किसके साथ कराएं। देखो ये जो है ना, एक काम करो यहीं लिख देते हैं, C6H5COCl ले लो आप, बेंजोइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन करा दो, इसका आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, और उत्प्रेरक ये है हमारे पास। तो होगा क्या, यहाँ से ये निकलेगा HCl, क्या निकलेगा, HCl, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा C6H5COH। देखो C6H5COH या CHO कह दो,
तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, एक तो ये है C6H5COCl और एक है हाइड्रोजन गैस, ढूंढ लो। C6H5COCl और हाइड्रोजन गैस, C6H5COCl और हाइड्रोजन गैस, सही उत्तर है सी। इनका जब रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ से तो एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl, HCl, और ये H आ जाएगा इसकी जगह, तो C6H5COH, देखो C6H5COH और प्लस HCl। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में कहा है एरोमेटिक एल्डिहाइडों का एलिफेटिक एल्डिहाइड्सों से विभेद किया जा सकता है। भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसे होते हैं, देखो जब बेंजीन रिंग हो और उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो CHO, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसे आप बेंजल्डिहाइड कहते हो। और एलिफेटिक एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जैसे मान लो CH3 के ऊपर CHO ग्रुप अटैच है, यह है एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो इन दोनों में अंतर यदि करना है ना तो इन दोनों के अंतर के लिए आप फेलिंग विलियन का इस्तेमाल करते हो। ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना, RCHO भी जिसे कह सकते हो आप, RCHO, ये फेलिंग विलियन को अपचयित कर देता है और ये फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता, ध्यान रखना इस बात का। तो हमारा सही उत्तर है कि आप फेलिंग विलियन की सहायता से एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड में अंतर कर सकते हो या विभेद कर सकते हो। कैसे पता लगाओगे कि कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है? फेलिंग विलियन की सहायता से। फेलिंग विलियन को एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी RCHO तो अपचयित कर देगा, पर ARCHO नहीं करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं करेगा अपचयित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहा है बेंजल्डिहाइड किसके साथ अभिक्रिया करके बेंजिलिडीन एजीन बनाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बेंजल्डिहाइड किसके साथ अभिक्रिया करके बेंजिलिडीन एजीन बनाता है? तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करना है हमें। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर होता है CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन हम करेंगे NH2 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 के साथ करेंगे रिएक्शन। देखो इसे कहते हैं हाइड्रोजीन, और इधर भी ले लो एक बेंजल्डिहाइड। देखो CHO उल्टा लिख दिया, और CHO किसके ऊपर अटैच है? बेंजीन रिंग के ऊपर। ये है हाइड्रोजीन बीच में, ठीक है। तो जब इनका रिएक्शन होता है ना, दो अणु तो बेंजल्डिहाइड के हमने लिए, तो एक तो यहाँ से निकलता है H2O और एक निकलता है यहाँ से H2O, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बनता है कि इधर भी बेंजीन रिंग है और यहाँ है CH, और यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 1 2, और एक बॉन्ड आ जाएगा 3, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड, क्योंकि दो तो बॉन्ड यहाँ से गए और दो वहाँ से गए, HC, और ये भी बेंजीन रिंग। तो ऐसा कंपाउंड हमें मिलेगा, इसे कहते हैं बेंजिलिडीन एजीन। तो किसके साथ रिएक्शन कराई? इसके साथ, NH2 के साथ, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन कौन सा ऑप्शन है? ये रहा बी, हाइड्रोजीन के साथ। तो 19वें का सही उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, चलो। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराई, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कहा गया है कैनिजारो अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। भाई बेंजल्डिहाइड से क्या मिलेगा कैनिजारो रिएक्शन में? कैनिजारो रिएक्शन ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, और कैनिजारो रिएक्शन है तो आपको पता है आप 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। यहीं लिख देता हूँ एरो के ऊपर, 50% NaOH या KOH ले लो। तो होगा क्या? एक तो होगा ऑक्सीडेशन, एक होगा रिडक्शन, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन यदि इसका होगा तो CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट होगा,
पर NaOH के Na की वजह से COO Na, और एक होगा रिडक्शन CHO किस में कन्वर्ट होगा रिडक्शन होने पर CH2OH में, CH2OH में बेंजीन रिंग, और ये आ गया CH2OH। तो दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल। देखो बेंजाइल अल्कोहल भी दिया, सोडियम बेंजोएट भी, ए व बी दोनों, यानी बेंजाइल अल्कोहल भी बनेगा, हेरा बेंजाइल अल्कोहल, और सोडियम बेंजोएट भी बनेगा बी। दोनों तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा आपको, ए व बी सही उत्तर है इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है बेंजोइन क्या है, बेंजोइन बेंजोइन, बेंजोइन पता है ना आपको, बेंजोइन इसे कहते हैं कि इसमें एक बेंजीन रिंग तो यह है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है यहाँ कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ OH, और फिर एक बॉन्ड है, और इसमें यहाँ बेंजीन रिंग है, इसे कहते हैं बेंजोइन, इसे कहते हैं बेंजोइन। ठीक है, और बेंजोइन का मतलब ये है, मेन तो ये है आपका ग्रुप, इसके जस्ट बराबर वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर OH है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा के ऊपर हाइड्रोक्सी है, कीटोन है RCOR। ठीक है, R की जगह AR कह दो, कीटोन है ना, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, सही उत्तर हमारा क्या है ए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बेंजोइन एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों है, एक्सप्लेन कर दी मैंने बात। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है बेंजल डिहाइड में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कौन सी स्थिति पर होता है, बेंजल डिहाइड, ये आपका बेंजल डिहाइड है ये, और आपको एक बात सिखाई थी कि CHO ग्रुप मेटा डायरेक्टर है, यहाँ एक्टिवेट करेगा मेटा पोजीशन को, ध्यान रखना इस चीज को, CHO ग्रुप कौन सा मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा पोजीशन पर रिएक्शन होगी, सही उत्तर है बी। कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, मेटा को, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले दो चैप्टर्स में भी ये क्वेश्चन आया है और इस चैप्टर में भी आ रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड है। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा। अब आपको पता है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण वही देता है जिसमें या तो ये वाला ग्रुप हो CH3CO और यहाँ बॉन्ड, और या फिर ये वाला ग्रुप हो CH3CHOH और ये बॉन्ड खाली, आगे कुछ भी जुड़ा हुआ हो, जिसमें इन दोनों में से कोई सा भी ग्रुप है वो ही आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, अदरवाइज कोई आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। जैसे एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन कैसा होता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा होता है COCH3। अब इसमें तो CH3CO ग्रुप है, देखो ये वाला ग्रुप है नहीं CH3CO, तो ये तो देगा भाई, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा ए। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन ऐसा होता है, इधर भी बेंजीन रिंग CO और ये बेंजीन रिंग, बताओ इसमें कोई सा ग्रुप है क्या इन दोनों में से, इन दोनों में से तो कोई सा भी नहीं है, तो ये तो नहीं देने का। बेंजोफिनोन तो आयोडोफॉर्म परीक्षण दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना तो CH3CO ग्रुप है ना CH3CHOH ग्रुप है। ए व बी दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है, सही उत्तर है हमारा ए। ठीक है, पता चल गया क्यों है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप में से कोई सा भी ग्रुप यदि किसी कंपाउंड में आपको मिल गया, सिर्फ वो ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। आपको पता है ना फेलिंग विलयन को कौन अपचयित करता है, जिसमें कौन सा ग्रुप हो CHO,
मतलब आपको पता होना चाहिए कि ओनली CHO ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स हैं वे ही फेलिंग विलियन को अपचयित करते हैं, अपचयित नहीं करता। अभी शायद ये क्वेश्चन आया था पहले भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसमें तो COOH ग्रुप है, इसमें तो CHO है ना, आपको दिखाया था CHO, इसमें भी CHO है, इसमें भी, इसमें दिखाया था ना HCOOH में H, देखो अभी दिखाता हूँ HCOOH, देखो ये रहा CHO ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। जिसमें CHO ग्रुप होगा वो फेलिंग विलियन को अपचयित कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 25वां क्वेश्चन याद रखने वाला है, मैलोनिक अम्ल है। मैलोनिक अम्ल इसे कहते हैं बेटे, जब CH2 के ऊपर 2 COOH ग्रुप अटैच होते हैं, इसे कहते हैं मैलोनिक अम्ल, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बाकी आपको पता है और कौन कौन से एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड दिया था इसमें एक, और एक दिया था इसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है RCH2OH एल्कोहल का K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है, ध्यान रखना है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो RCHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी RCH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन में एक तो H यहाँ से उठेगा, एक H यहाँ से, H2O निकल जाएगा RCHO में, यहाँ तो बनेगा RCHO, और RCHO का फिर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो ये बनेंगे प्रोडक्ट, एक तो एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। उपरोक्त अभिक्रिया में A व B को पहचानिए। देखो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सही उत्तर यही है A, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। आपको ये बात बार बार सिखा रखी है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहा है साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, साइनाइड का जल अपघटन कर दो आप, चाहे अम्लीय माध्यम में कर दो चाहे क्षारीय में, केवल अम्लीय जल अपघटन से नहीं, केवल क्षारीय जल अपघटन से नहीं, अम्लीय तथा क्षारीय जल अपघटन से, दोनों से। अम्लीय जल अपघटन कर दो या क्षारीय जल अपघटन कर दो, आपको साइनाइड से क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ऐसे ही तो होता है, साइनाइड RC≡N। यदि आप इसका जल अपघटन करोगे अम्लीय माध्यम में तो ये 2 बॉन्ड गए, दोनों पाई बॉन्ड। ठीक है, एक तरफ तो जुड़ेगा O और एक तरफ जुड़ेंगे दोनों H। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा RCO सिंगल बॉन्ड NH2। आप इसका फिर दोबारा जल अपघटन कर दो, ये बॉन्ड गया इधर H और इधर OH, क्या बना मेन प्रोडक्ट RCOOH, NH3 निकला। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आप माध्यम चाहे अम्लीय ले लो और चाहे तो आप ले लो क्षारीय, कैसा भी ले लो रिएक्शन हो जाएगी आपकी, अम्लीय माध्यम में भी और क्षारीय माध्यम में भी हो जाएगी। नेक्स्ट, तो सही उत्तर इसका C है, अम्लीय तथा क्षारीय, कोई सा भी जल अपघटन कर दो, अम्ल से कर दो या क्षार से, माध्यम कैसा ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कोच अभिक्रिया है, इसे तो पहचानना पड़ेगा बेटे, कोच अभिक्रिया कौन सी है। इनमें कोच अभिक्रिया ये है C, जब एल्कीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की क्रिया कराई जाती है फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में 350 डिग्री C पर, तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इसे कहते हैं कोच अभिक्रिया। ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, कोच अभिक्रिया किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है। मतलब इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में मिले, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ध्यान रखना। पर इस बात की 100% गारंटी है कि इन हर एक लेक्चर में से, जो MCQ सीरीज का हर एक लेक्चर है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दर्शन जरूर देंगे, पक्की बात है, बिल्कुल दर्शन देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है RCH COOH को गर्म करा ए, अभिक्रिया में ए क्या है भाई, इसमें से ये CO2 निकल जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बनेगा RCH2COOH, क्या बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये है RCH2COOH, ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। ढूंढ लो अब कहाँ है, ये रहा C, RCH2COOH, तो मेन प्रोडक्ट है RCH2COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड उसे कहते हैं जिसमें 2 COOH ग्रुप अटैच हों, और जब एक COOH होता है तो उसे कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 30। तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है RCOCl प्लस CH2N2 इज इक्वल टू RCOCHN2, और फिर इसका H2O जल अपघटन कराया Ag2O से RCH2COOH, ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया का क्या नाम है भाई, इस अभिक्रिया को भी ध्यान रखना। एल्केनॉइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड, एलिफेटिक एसिड क्लोराइड और CH2N2 का जब रिएक्शन होता है तो RCOCHN2 बनता है, जिसका H2 और Ag2O से रिएक्शन करने पे RCH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसे हम कहते हैं आर्नट आइस्टर्ट अभिक्रिया। ध्यान रखना इस चीज को, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आपको जहां लगता है कि यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, इस चीज़ को हमें समझना है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो कहीं लिखने के लिए। आपको इसके PDF नोट्स एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और एक बात मैं और बताने जा रहा कि जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि अभी एप्लीकेशन में नोट्स की डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कोई ग्लिच था, कुछ प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन में। तो हमारा जो एप्लीकेशन है KMD सहारनपुर प्ले स्टोर पर, उस एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे थे फ़ोन मेमोरी में, या फिर प्रिंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है सैलिसिलिक अम्ल को जिंक चूर्ण के साथ जब गर्म करा तो एक प्रोडक्ट बना A और जिंक ऑक्साइड बना। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद A क्या है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इसे कहते हैं। देखो ये जो बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग के ऊपर है OH, ठीक है, और यहाँ जुड़ा हुआ है COOH, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। और आप इसे जिंक के साथ जब गर्म करते हो, कई बार रिएक्शन कराइए आपको, जिंक के साथ आप इसे जब गर्म करते हो ना, तो क्या होता है कि यहाँ से तो निकलेगा O और यहाँ से जिंक है ही, तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग है, और ये H है ना, यहाँ तो H बचा, H तो संयोजकता पूरी कर रहा होगा, चाहो तो दिखा दो आप H, चाहो तो ना दिखाओ। और यहाँ आपका ये COOH ग्रुप आ गया, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप आ गया, जिसे आप बेंजोइक एसिड कहते हो, ठीक है। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। तो A जो है जिंक ऑक्साइड, जो है जिंक ऑक्साइड, तो ये है, ये रहा जिंक ऑक्साइड। मेन प्रोडक्ट A क्या है? ये है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, जिसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो सही उत्तर हमारा क्या है? हमारा उत्तर है D। इसका सही उत्तर D है, 31वें का, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक तुलनात्मक अणुभार वाले एल्कोहल के अणुभार की अपेक्षा होते हैं। भाई मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और एक है अल्कोहल ROH, और दोनों के मान लो अणुभार बराबर हैं, तो क्वथनांक कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा ना, वो ज़्यादा मजबूत होगा अल्कोहल के मुकाबले, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक तुलनात्मक अणुभार वाले अल्कोहल के अणुभार की अपेक्षा होते हैं उच्च। 32वें का सही उत्तर क्या है? A, अधिक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बनता है इनमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? भाई सबसे प्रबल अम्ल इन सब में वो होगा जो H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल
आयन बनाएगा, सबसे ज़्यादा स्थायी आयन जिसका बनेगा ना वही स्ट्रांग होगा। जैसे ये तो CH3COOH है, इसमें एक Cl आ गया, इसमें दो Cl आ गए, इसमें तीन। अब इसमें तीन Cl आई, इसे देखो, ये है CH, ये CH नहीं आने का यहाँ पे। जब तीन Cl आ गए तो फिर H की तो जरूरत ही नहीं है, फिर H की जरूरत नहीं है, गलत लिखा गया है यहाँ। ठीक है, एक कार्बन है, एक Cl तो ये है, एक Cl ये है, और एक Cl ये है, और ये COOH। जब उसने H पॉजिटिव छोड़ दिया तो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ। और आपको बताया Cl परमाणु जो है वो -I इफेक्ट दिखाता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तीनों Cl, जिसकी वजह से ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मान घटेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज घटेगा। और जब नेगेटिव चार्ज घटेगा, COO ग्रुप के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो घटेगा, तो समझो आयन की स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें D है, जिसमें 3 Cl परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, ये H गलत लिखा गया था यहाँ। 3 Cl परमाणु जब इसमें उपस्थित होंगे तो ये तीनों Cl इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच लेंगे ना, -I इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से COO के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका वैल्यू घटेगा, गिर जाएगा नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जितना गिरेगा, घटेगा, इस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा आयन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, निम्न में से किसके ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल मिलेगा? क्लोरोफिनॉल, क्लोरोटोलुइन, क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इनमें से बेंजाइल क्लोराइड के ऑक्सीकरण पर आपको मिलेगा बेंजोइक अम्ल। कैसे मिलेगा देखो, बेंजोइल क्लोराइड यही तो होता है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो सिखाए थे ना। CH2Cl, देखना जरा, CH2 ही लिखा गया मैंने, CH2Cl आपको समझाने के लिए। यदि इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना आप, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, वही अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 + H2SO4, K2Cr2O7 और H2SO4, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो होगा क्या कि यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl, और ऑक्सीजन आपके पास बहुतायत में उपलब्ध है। ठीक है, चलो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लिख देता हूँ। तो होगा क्या कि ये HCl निकल गया, ये निकल गया HCl, साइड प्रोडक्ट के रूप में नीचे दिखा दिया। अब बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर C और 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गए, HCOOH, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो बेंजिल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड भी कह सकते हो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया, टोलुइन किसके द्वारा बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है? टोलुइन किसके द्वारा बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है? टोलुइन, भाई टोलुइन को बेंजोइक एसिड में बदलना है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे। तो KMnO4 भी कर देगा, K2Cr2O7 भी। H2SO4 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा ही है, H2SO4 तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो H2O को रिमूव करता है, निर्जलीकारक। तो सही उत्तर D है, ये दोनों हैं, ऐसे दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो टोलुइन को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे। यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लगाया तो बेंजल डिहाइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, या बेंजाइल एल्कोहल बनेगा टोलुइन से। नेक्स्ट, बेंजाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा, निम्न में कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नहीं करने का? जिसमें COOH ग्रुप होगा। इसमें CHO ग्रुप है, ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। फेलिंग विलयन को केवल वही अपचयित करता है जिसमें कौन सा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप। इन सब में, तीनों में CHO ग्रुप हैं। इन दो में तो आपको दिखाई दे रहे, पर इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इसकी संरचना बता दी मैंने पहले भी आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, वह अम्ल जो फेलिंग विलयन को अपचयित करता है, बस आपको ढूंढना है जिसमें CHO हो। फेलिंग विलयन को कौन अपचयित करेगा? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल होता है HCOOH, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। प्रोपेनोइक अम्ल होता है CH3CH2COOH। और ब्यूटेनोइक अम्ल होता है CH3CH2COOH। अब देखो इनमें से किस में CHO होगा? आप कहोगे कि सर आपने बताया था इसमें होगा। HCOOH को हम ऐसे लिखते हैं, देखो HCOOH है, सबकी संयोजकता पूरी हो रही है ना CHO ग्रुप, तो इसका मतलब यही करेगा। 37वें का उत्तर क्या है? मेथेनोइक अम्ल A। ठीक है, आपको जहां लगता है स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए वहां स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल को निम्न में से किसके उपयोग द्वारा विभेदित किया जा सकता है? फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड का यदि आपको टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, फेरिक क्लोराइड, टॉलेन और फेलिंग तो एल्डिहाइड और कीटोन को करेंगे, पर ये तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। क्या क्या है फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल? आपका जो फॉर्मिक अम्ल है ना, फॉर्मिक अम्ल HCOOH को ही तो कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। यदि इसका रिएक्शन आपने करा दिया सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पता क्या होगा? होगा ये कि यहाँ से तो निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा HCO3, एक तो बनेगा HCOONA। क्या बनेगा? HCOONA, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। साथ में H2CO3 है, आपको पता है H2CO3 को हम ऐसे लिखते हैं H2O + CO2, ये बनेगा। यानी यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यदि आप HCHO के साथ, क्या क्या था, फॉर्मल्डिहाइड ये है, फॉर्मिक एसिड तो कर लेगा। यदि फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होने का। तो इस तरीके से आप अंतर लगा सकते हो, अंतर निकाल सकते हो, विभेद कर सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड ने रिएक्शन कर लिया, इसने रिएक्शन नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयवी घटक है। पायरोलिग्नियस अम्ल में आपको पता है लकड़ी के भंजक आसवन से जो हमने गैस प्राप्त करी थी, उस गैस को संघनित करके ठंडा करके जब हमने बर्तन में भरा था, तो बर्तन में नीचे तो गाढ़ा काले रंग का एक लिक्विड इकट्ठा हुआ था जिसे हमने कास्ट टार कहा था, और ऊपर जो हल्के भूरे रंग का जो हमें द्रव मिला था उसे हमने कहा था पायरोलिग्नियस अम्ल। और पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल भी होता है, मिथाइल अल्कोहल भी और एसीटोन भी, ये तीनों चीज ही तो थी उसमें। भाई आपको मिथाइल अल्कोहल बनाना तो भी उससे ही लकड़ी के भंजक आसवन से बना रहे थे, एसिटिक अम्ल भी और एसीटोन भी, तो ये सभी होते हैं। सही उत्तर ये है डी। ठीक है, सही उत्तर है डी। पायरोलिग्नियस अम्ल में ये तीनों चीज ही तो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन। 40वें क्वेश्चन में कहा, निम्न में कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को के अपचयित नहीं करता है? फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है कितनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, असल में बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है ना, अलग अलग स्टेट में। यही है, बस आपको पता है फेलिंग विलयन को केवल वही अपचयित करेगा जिसके पास कौन सा ग्रुप होगा? CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप इन तीनों के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। एसिटिक अम्ल
CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। इसकी क्रिया करानी है डाई एजोमीथेन से, यानी CH2N2 से इसका रिएक्शन कराना है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो क्या बनेगा। यहाँ से ये N2 गैस निकल जाएगी, N2 गैस तो निकल जाएगी अलग, और ये CH2 इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये पूरा एक कंपाउंड बनेगा RCOOR, यानी ये भी CH2 और H मिलके क्या बन जाएगा CH3। तो CH3COO, CH3 एस्टर बनाना ये COO, और इधर भी देखो CH, दो तो H ये रहे, एक ये रहा, CH3COO CH3, और साथ में निकली N2 गैस। ठीक है, तो क्या बना, ये बना, ये तो मिथाइल ग्रुप है, और ये है एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ढूंढो मिथाइल एसीटेट है क्या, ये रहा मिथाइल एसीटेट। 41वें का सही उत्तर है ए, और एस्टर है, मिथाइल एसीटेट क्या है, एक एस्टर। ठीक है बेटे, मिथाइल एसीटेट क्या है, एक एस्टर। तो कुल मिलाकर हमने 41 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 41 क्वेश्चन। और इस बात की 100% गारंटी है कि इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दर्शन देंगे। ठीक है, बस बहुत जल्दी मैं अगला लेक्चर लेके आऊँगा, बहुत जल्दी, चैप्टर नंबर 9 का, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 का। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बाय।